सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो। एक वादे पे उम्र गुजर जाएगी, एक वादे पे उम्र गुजर जाएगी। ये है दुनिया यहाँ कितने अहदे वफा, ये है दुनिया यहाँ कितने अहदे वफा, बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। हश्र है वाशत दिल की आवाज़गी, हश्र है वाशत दिल की आवाज़गी। हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी, जो पता पूछते किसी का कभी, जो पता पूछते किसी का कभी, लापता हो गए देखते देखते। सोचता कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। बहुत ही ज़बरदस्त एंड अस्सलाम वालेकुम आप सबको एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मुस्कुराती सुबह में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज की सुबह का आगाज़ हमने जो है वो बहुत ही हमारे छोटे उस्ताद, छोटे तो कहने की बात है लेकिन उनकी आवाज़ में जो जादू है, सीरियसली फ़तेह अली खान साहब की जो है वो याद आ गई। बहुत ज़बरदस्त जो है वो अनीस अब्बास ने आज जो है वो गाना गाया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। और सुबह सुबह जो है वो एक ऐसा लगा जैसे एक थेरेपी हो गई, म्यूज़िक की थेरेपी हो गई और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उम्मीद यही हमेशा की तरह ख्वाहिश यही कि मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले हमेशा सलामत रहें और मुस्कुराते रहें। और मुस्कुराती सुबह के साथ जो है वो हमारी एक और नशरियात जो है वो आज आपके साथ होगी। और हमारी यही ख्वाहिश है हमेशा की तरह कि आप लोग जो है वो महफूज रहें, अपना एहतियात करते रहें, क्योंकि जो है वो हमारे मुल्क में जो एक ये वबा चल रही है कोविड-19 की, और जो अब ये सेकेंड लेयर जो आई है, तो बेहतर यही है कि एहतियात ज़रूरी करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत ही लाइटर मूड में मैं आज आप लोगों को जो है वो आज हम प्रोग्राम भी करेंगे अपना जो है, क्योंकि आज बहुत ही सुबह का आगाज़ जो हुआ है वो फ्रेश म्यूज़िक से हुआ है। तो आज का प्रोग्राम जो होगा वो पूरा की पूरा जो प्रोग्राम होगा वो भी आज बहुत लाइटर होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमारे साथ जो है वो एंड तक जुड़ी रहिएगा, क्योंकि आज के अपने इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी गपशप करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। इसके साथ साथ हम आपको जो है वो आगाही भी फराहम करेंगे, अवेयरनेस भी देंगे। कोविड के हवाले से हम बात करेंगे, जो ये सीजनल फ्लू है, जो ये सीजनल बीमारियां जो फैल रही हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि खाने से आप जो है वो दीगर बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि ये जो सर्दियाँ आ रही होती हैं, हम ख़ास तौर पर कराची का जो वेदर होता है वो ऐसा होता है कि दिन में जो है वो गर्मी हो जाती है और रात में जो है वो सर्दी होती है। दिन में जो है वो हम बिल्कुल ही जो है
वो अपनी गर्मियों के कपड़े पहनकर चल रहे होते हैं, और रातों में जो है वो हमें जो है वो बड़े बड़े ब्लैंकेट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे ये कराची का थोड़ा वेदर ऐसा है कि हमें भी पता नहीं चलता कि हम सर्दी के कपड़े खरीदे या हम गर्मी के ही कपड़े खरीदते रहे। क्योंकि अभी बीच में ऐसा लगा कि कराची में बहुत ज्यादा सर्दी आ गई, और दोबारा से जो दीगर जो चंद रोज से चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मार्च या जून है, इतनी गर्मी जो है वो कुछ दिनों से हो रही है। तो बहरहाल इन सब चीज़ों में जो है वो बीमारियां भी अजीब अजीब किस्म की हो रही होती है, फ्लू हो रहा होता है, साथ में पेट के अमराज भी हो रहे होते हैं, स्टमक प्रॉब्लम भी हो रहा होता है। तो इन सब से हम कैसे महफूज रह सके, आज के हम इस प्रोग्राम में जो है वो इस पर भी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। और साथ में जो है वो हमेशा की तरह जैसे कि मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, और ये उम्मीद होती है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को जो है वो मानेंगे ज़रूर, और क्योंकि अपने लिए नहीं तो हमेशा की तरह अपने प्यारों के लिए जो है वो इस बात को ज़रूर मानेंगे कि बराए मेहरबानी बराए करम जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और मास्क का इस्तेमाल सिर्फ दिखाने के लिए ना करें, बल्कि जिस तरह से मास्क पहना जाता है उस तरह से करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनली खुद भी देखा है कि लोग मास्क का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो मास्क उनको जो है वो लगाते ठीक तरह से नहीं है, जिसके बाद आपको जो है वो कोविड भी हो सकता है, और दीगर दूसरी चीज़ों से दूसरी बीमारियों से भी आप जो है वो महफूज नहीं रहेंगे अगर आप मास्क का इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे। आपने मास्क को जो है वो बिल्कुल ठीक से खोलना है, उसके बाद आपने अपना ये वाला एरिया जो है उसे पूरा कवर करना है, ये एरिया आपने कवर करना है, और साथ में आपने इस एरिया को भी कवर करना है, पूरे को इस तरह कवर करना है कि कोई भी जो है वो हवा जो है वो बाहर की अंदर ना आए, बल्कि वो मास्क से गुजरती भी अंदर आए तो वो बेहतर होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग मास्क जो लगाते हैं वो अपने या तो वो यहाँ पर लगा लेते हैं, या तो वो यहाँ पर दिखाने के लिए लग रहा होता है, या तो वो सिर्फ यहाँ पर लग रहा होता है। तो बराए मेहरबानी जो है वो मास्क को जो इस्तेमाल करें वो यहाँ के लिए मास्क नहीं होता, मास्क जो होता है वो आपके पूरे फेस के लिए होता है, वो पूरे इस एरिया को कवर करने के लिए होता है। तो बराए मेहरबानी आप इस तरह से जो है वो मास्क लगाया करें। हमारे स्टूडियो में जो है वो डॉक्टर साहब भी मौजूद है, और हमारे साथ हमारे छोटे उस्ताद के जो है स्टार वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम जो है वो डॉक्टर साकिब जो है वो एमटी साहब हमारे साथ जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आपको इंतजार तो नहीं करवाया ज्यादा? नहीं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो प्रोग्राम के आगाज में हम मिल लिए थे, सबसे पहले अनीस अब्बास से मिले थे, छोटे उस्ताद के जो है वो बड़े उस्ताद हैं ये, और राहत फ़तेह अली खान साहब से जो है वो एडमायर भी हैं, और फ़तेह अली खान साहब से भी एडमायर है, और बहुत ज़बरदस्त इनकी जो आवाज़ है, इनका जो लबो लहजा है वो भी जो है वो फ़तेह अली खान साहब से मिलता जुलता इनका जो है वो लबो लहजा है, जो इनकी आवाज़ है, जो मतलब इनकी इतनी एज नहीं है लेकिन इतनी बड़ी जो इनकी आवाज़ है वो ज़रा हम सब के लिए ही, हम सब शॉक्ड हैं इस पर, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो डॉक्टर साहब आपके जो है आपके पास में आऊँगी। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही जिस तरह कहा कि सीजनल फ्लू जो है वो सबको हो रहा है, और कोविड तो है ही है लेकिन सीजनल फ्लू भी हो रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ ऑलमोस्ट आ गई हैं। तो किस तरह जो है वो हम लोग सीजनल फ्लू से बच सके? थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपने जिस तरह बात का आगाज़ किया था और लोगों को ये अवेयरनेस दी थी कि मास्क किस तरह से पहनना है। आई थिंक ये सबसे बड़ा ब्लंडर हमारी इस वक्त सोसाइटी में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोग मास्क का सही इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वक्त हम बेसिकली दोनों चीज़ों से एक साथ डील कर रहे हैं। एक तो कोविड तो ऑब्वियसली है ही, उसके अलावा ये विंटर का जो सीजनल फ्लू होता है, एलर्जीज होती हैं, ये अपनी जगह पर होती हैं, ये हर साल होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस हम सबको मालूम है वो वैसे ही कॉमन होता है विंटर्स में। बाहर की कंट्रीज़ में तो उसकी वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, पाकिस्तान में भी है लेकिन यहाँ मैंडेटरी नहीं है, वहाँ तो मैंडेटरी होती है इसकी वैक्सीन, बिकॉज ये इतना डेंजरस हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए बाकायदा जानलेवा भी साबित हो सकता है, कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। और इसके अलावा कराची की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पे लोगों को एलर्जीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। कराची एंड लाहौर, अभी हम पिछले दिनों में देख भी रहे थे, कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक लिस्ट आई थी, और काफी कराची वर्सेस लाहौर काफी डिबेट चल रहा था, और लाहौर पहले नंबर पर आया हमारा। लाहौर पहले नंबर, कराची भी पहले नंबर पर आ गया था, पहले आया था लेकिन अब कराची जो है अब लाहौर ने टेक ओवर कर लिया। तो वो इस बात पर लोगों की डिबेट चल रही थी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि
इन दोनों शहरों में एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। लाहौर में दूसरे फैक्टर्स हैं, वो दिल्ली से कोई स्मोक वगैरह वहाँ पे आती है, कराची के अपने फैक्टर्स हैं, लेकिन द थिंग इज जो कॉमन चीज़ है वो है कि पोल्यूशन बहुत है हमारे शहर में, उसकी वजह से लोगों को एलर्जीज का मसला होता है। मुझे खुद एलर्जी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं खुद नोटिस करता हूँ कि मैं जब वर्क प्लेस पे होता हूँ इंडोर इन्वायरमेंट में तो मैं ठीक होता हूँ, लेकिन अगर मैं रोड पे चलना शुरू कर दूँ, वॉक करूँ या मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ विद माई विंडोज नीचे करके, तो मुझे फौरन से कफ स्टार्ट हो जाती है, फौरन से फ्लू हो जाता है। बिल्कुल इसी पर हम जो है वो मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह, और आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। सुबह का आगाज बहुत ही हमारा जो है वो आज शानदार से हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है वो भी बहुत शानदार है। तो डॉक्टर साहब जो है वो हमसे बहुत ज़बरदस्त बात जो है वो शेयर कर रहे थे कि हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, वहाँ हर दूसरे शख्स को जो है वो एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो आखिर किस तरह जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। डॉक्टर साकिब की तरफ आएंगे। जी डॉक्टर साकिब साहब। जी, तो मैं ये बता रहा था कि आपका जो मेन जो यहाँ पे मसला है वो ये है कि आप एक्सपोज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली एक ऐसी इन्वायरमेंट से जिसमें एलर्जेंस मौजूद हैं। हम मेडिकल में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एलर्जेंस। ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनसे आपको एलर्जी हो जाती है। आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जिसको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। वो ज़्यादातर उसका जो मैं कहूँगा तरीका वारदात होता है वो ये होता है कि जैसे ही कोई एलर्जन यानी कि डस्ट पार्टिकल हो गया, इस्लामाबाद में हमने सुना पॉलन एलर्जी बड़ी कॉमन है, तो वहाँ पे वो स्प्रिंग सीजन में होती है। तो कराची में तो खैर पूरा साल ही डस्ट एलर्जी चलती रहती है। तो वो जब आपके ये क्या बात कर दी आपने, कराची में पूरा साल डस्ट एलर्जी? कराची में डस्ट है वैसे? क्या कराची में किसी ने डस्ट देखा है? हर जगह पे डस्ट ये मैं एक ऐसी बात कर रही हूँ कि कराची में डस्ट है। समझने वाले समझ गए होंगे कि कराची में डस्ट है, क्योंकि कराची में उस हद तक डस्ट है कि हम सब जो है वो उससे परेशान है। बराए मेहरबानी व्हाइट शर्ट पहनकर जो है वो आप बाहर मत निकलिएगा कराची की सड़कों पर, क्योंकि अगर आप व्हाइट शर्ट पहनकर निकलेंगे तो आप शाम को जब रिटर्न आ रहे होंगे तो वो व्हाइट शर्ट आपकी जो होगी वो व्हाइट नहीं रहेगी। जी डॉक्टर साहब। ब्लैक के साथ क्या होगा? मैंने ब्लैक के साथ वो व्हाइट हो जाएगी। वो व्हाइट हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे पड़ जाते हैं फजूल किस्म की डिबेट में कि आपको खांसी हो गई है, आप ये वाला सिरप पी लें, आप ये वाली टैबलेट खा लें, आप ये कर लें वो कर लें। सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट है कराची की, आई थिंक 70-80% पॉपुलेशन जिससे क्योर हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप एलर्जन अवॉइडेंस करें। जिस चीज़ से आप एक्सपोज हो रहे हैं, जो आपके अंदर डिजीज कॉज कर रही है, आप उसी चीज़ से बचें। अब हम अचानक से पूरे शहर की एनवायरनमेंट तो चेंज नहीं कर सकते। आप खुद इस तरह के मेजर्स लें कि जिससे आप डस्ट से, इन सारी चीज़ों से बच सकें। ख़ास तौर पे जो हमारा जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो लोग हैं, मुझे जो लगता है वो हैं कि जो या तो फुटपाथ पे काम करते हैं, हमारे जो फ्रूट वेंडर्स होते हैं, सब्जी बेचने वाले जो होते हैं, वो मुसलसल रोड के ऊपर होते हैं, तो वो हर वक्त एक्सपोज्ड हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल राइडर्स वो हर वक्त एक्सपोज्ड हैं। उनको ये करना चाहिए कराची के एनवायरनमेंट में कि वो हर वक्त अपनी नाक को और मुंह को कवर करके रखें। आजकल वैसे भी कोविड की वजह से मास्क पहनने का एक रिवाज है, और मास्क तो पहनना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि अल्लाह करे कि हमारी जो ये कोविड की जो प्रॉब्लम है, ये जो वबा है, वो खत्म हो जाए। तो इसके बाद भी आपने एक चीज जो है वो अपने साथ रखनी है, वो है मास्क का इस्तेमाल। बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल जरूरी है। कुछ लोगों मैंने देखा है वो कपड़ा वगैरह बांध लेते हैं, वो भी ठीक है, उससे एटलीस्ट वो एलर्जन अवॉइडेंस हो जाती है। जितना वो बचेंगे, ये मेरा अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला भी है कि मैं जब बचना शुरू करता हूँ डस्ट से, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, मेरी सारी एलर्जीज खत्म हो जाती है, मेरी खांसी भी रुक जाती है, फ्लू भी चला जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है विदाउट टेकिंग एनी टैबलेट और सिरप। तो ये सेकंड स्टेप है। हम सिरप्स पे और टैबलेट्स पे बाद में आएंगे। पहली चीज ये है कि आप एलर्जन अवॉइड करें, पहले एहतियात तो करें। हाँ, उस चीज को एक्सपोज ना करें अपनी बॉडी से, तो आप ठीक हो जाएंगे खुद ब खुद। तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज फिर वही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है कि फिर हमारी गवर्नमेंट को ये ख्याल होना चाहिए, समझना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए कोई स्टेप्स उठाएं। ट्रीज इम्प्लांट करने की जरूरत है, जो स्मोक एमिटिंग जो हमारी व्हीकल्स हैं उनको बैन करने की जरूरत है, और मतलब ओवरऑल शहर का माहौल क्लीन करने की जरूरत है, जिससे फिर
ओवरऑल ये मसला खत्म हो सकता है। ठीक है, शायद, अभी हम जो कि जो long है term वो में डॉक्टर साहब अभी जो हम हैं वो है सीजनल फ्लू के हवाले से, अभी हम कोविड की बात जो है वो नहीं करें, अभी हम सीजनल फ्लू की बात करें। तो कौन कौन से ऐसे जो है वो, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो और सब्जियां वो सर्दियों में ही आ रहे होते हैं, और बराए मेहरबानी ये मैं खुद भी कहना चाहूंगी कि जो फ्रूट्स और सब्जियां जो है वो सर्दियों में आ रहे होते हैं वो अल्लाह पाक ने जो है वो सर्दियों में रखी इसलिए क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करें। जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा बीमारियों से जो है वो आप बच सकते हैं। उनमें जो विटामिन्स होते हैं आपके अंदर जब वो जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी। तो बेहतरीन यही है कि जो मौसम सरमा के जो फल होते हैं और सब्जियां होती हैं उनका आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब कौन कौन से ऐसे जो है वो फल है जिनका हम सर्दियों में अगर इस्तेमाल करें तो हम बीमारियों से जो है वो महफूज रह सकते हैं? लेकिन सारे फल इंपॉर्टेंट हैं, वो इसलिए कि गर्मियों का जो हमारा सबसे फेवरेट फल है वो मैंगो होता है, जो कि सर्दियों में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन सारे फलों में एक चीज कॉमन है कि सब फल मोर और लेस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये एक फैक्ट है उनके बारे में। हर फल में कोई ना कोई ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं कि जो इम्यूनिटी को आपकी स्ट्रॉन्ग करते हैं। सर्दियों में हमारे ज्यादा फल होते हैं, वो माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की एनवायरनमेंट ऐसी है कि यहाँ पे नेचुरली कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो सर्दी में ज्यादा होते हैं, गर्मियों में नहीं होते। इसका भी एक कोरिलेशन है हमारी नेचर के साथ। अल्लाह ताला ने कुछ फल गर्मियों के लिए रखे हैं, कुछ सर्दियों के लिए रखे हैं। सर्दियों वाले गर्मियों में खाने से इतना फायदा नहीं होगा, इसी तरह गर्मियों वाले सर्दियों में खाने से इतना फायदा नहीं होगा। अगर आप मैंगो को सर्दी में खाना शुरू कर देंगे उसका इतना कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। बाकी पूरी दुनिया में यही हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सऊदी अरब एक कंट्री है, वहाँ पे अब उनकी अपनी कोई कल्टीवेशन नहीं होती, तो वो पूरी दुनिया से जो है वो फ्रूट्स वगैरह जो है वो लेके आते हैं। तो वहाँ पे सारे फ्रूट्स सारा साल अवेलेबल होते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि उसमें स्टोरेज वाले फ्रूट्स होते हैं बहुत ज्यादा, जो कि स्टोर किए गए होते हैं, उनका उतना बेनिफिट नहीं होता। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है माशाल्लाह से कि यहाँ पे नेचुरल फ्रूट्स हमें असली हालत में जो है वो खाने को मिलते हैं, कंज्यूम करने को मिलते हैं। तो हमें तो सबसे ज्यादा फ्रूट्स ही खाने चाहिए। मैं बल्कि अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस करता हूँ कि आपका तो दिन का एक मील ही फ्रूट्स होने चाहिए, क्योंकि उसी से आप पेट भर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। उससे आपको जो एनर्जी मिलेगी और जो इम्यूनिटी मिलेगी वो और किसी चीज से नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सस्ते फ्रूट्स हैं जो मिल जाएंगे आपको। एक होता है मिठा, जिसे बहुत ज्यादा आमतौर पर लोग खाते भी है, वो आपके फीवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको फीवर आ रहा है तो आप उसका इस्तेमाल करें। ऑरेंज जो है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, लोग समझते हैं कि ऑरेंज का इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में करने से कहीं उनका गला ना खराब हो जाए, लेकिन यहाँ मैं ये भी ऐड करूंगी कि ऑरेंज का इस्तेमाल सर्दियों में करने से वो आपका गला नहीं खराब होगा, क्योंकि उसमें विटामिन जो होते हैं वो आपके गले को, खांसी को और बेहतर करेंगे। अनीस अब्बास के पास हम आएंगे। जी अनीस, आप तो छोटे उस्ताद के चैंपियन भी रह चुके हैं माशाल्लाह से स्टार प्लस पर, और जो है अब आप हैं तो छोटे लेकिन आपकी आवाज माशाल्लाह से बहुत बड़ी है। तो ये आपको जो है वो मतलब ये आपने सीखा है या आपको बचपन से ये जो है वो गॉड गिफ्टेड वॉइस मिली है? मुझे गॉड गिफ्टेड वॉइस मिली है, और जो भी सीखा है वो देखकर सीखा है, सुनकर सीखा है। बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, उन सबको सुना है। और खान साहब नुसरत फ़तेह अली, राहत फ़तेह अली खान साहब मेहंदी हसन, और मेरे जो अपने उस्ताद हैं जिनसे मतलब जिन्हें देखकर मुझे लगा कि मुझे गाना शुरू कर देना चाहिए, तो मेरे उस्ताद हैं जनाब नईम अब्बास रूफ़ी साहब। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। बाकी अभी कोशिश चल रही है कि अभी आगे और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अच्छा अनीस, ये भी बताइएगा कि अभी जो है वो, क्योंकि आपकी माशाल्लाह से जो आवाज़ है, कमाल की आवाज़ है माशाल्लाह से आपकी, तो अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, कुछ प्लानिंग्स जारी हैं आपकी शोज के हवाले से, या कुछ जो है वो कंपोजिंग वगैरह सॉन्ग्स की? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने 4 ट्रैक हमने रेडी किए हैं। ओह वाओ। उसको हमने बिल्कुल फाइनलाइज करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में या फिर दरमियान में हम 1 बाय 1 एक एक करके रिलीज करते रहेंगे इंशाल्लाह। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और अब जो है वो आप हमें क्या सुनाएंगे? अब जो आपकी फरमाइश हो, वैसे हमने एक खान साहब की एक गज़ल है वो सोची थी। बिल्कुल, आप क्यों देर किस बात की, अब तो। थैंक यू सो मच।
किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है, किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है, किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है, किसी ने सहारा दे के छोड़ा है, किसी ने सहारा दे के छोड़ा है, किसी ने। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने। भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, मेरी लैला को देखा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत सच में। और ये जो गाना है इसके जो लिरिक्स है अमेजिंग। और यहाँ पर जो है वो वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, आप देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग और एक बार फिर आप सबको वेलकम करते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो बहुत ही, जैसे कि मैंने अपने स्टार्ट में आपको कहा था, प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको कहा था कि आज आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास जो है वो बहुत जबरदस्त गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं आज हमारे स्टूडियो में, जिनसे हम बहुत जबरदस्त बातें भी कर रहे हैं। एक तो जो हमें जो है वो नुसरत फतेह अली खान साहब की हमें याद आ गई है, यहाँ पर उनकी याद दिलवाई है। और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ हम आएंगे। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो हमने सीजनल फ्लू के हवाले से बात की कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मौसम चेंज हुआ है उसमें जो है वो आपको जो है जो बीमारियां हो रही हैं, फ्लू इन्फेक्शन हो रहा है आपको, इसके अलावा जो है वो स्टमक काफ़ी डिस्टर्ब रह रहा है। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कि फीवर जब होता है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए जब हमने इस प्रोग्राम के हवाले से अपने सोशल मीडिया पर भी जब डाली थी, तो तब भी हमारे पास जो है वो काफ़ी मैसेजेस आए कि आखिर जब फीवर हो रहा है तो फीवर में जो है वो हमारा स्टमक डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। अच्छा देखें, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि आपको एक्चुअली कोई स्टमक का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी होगा तो उसका पहला साइन होता है फीवर, ठीक है। या तो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम चल रही है स्टमक की, ठीक है, या फिर समटाइम्स ये होता है कि फीवर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है जिसका एक रिस्पॉन्स फीवर की शक्ल में होता है। तो इन्फ्लेमेशन में फिर आपके बहुत सारे सिस्टम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उनकी किडनीज डिस्टर्ब हो जाती हैं इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एनी कॉज, कोई क्रॉनिक बीमारी है, किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कुछ भी इस तरह का मसला है, तो उनको किडनीज उनकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ लोगों के स्टमक पे इफेक्ट होता है। प्लस कुछ लोगों का स्ट्रेस की वजह से स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है जब वो फीवर में होते हैं। ये बड़ी एक यूनिक सी बात लगती है सुनने में, लेकिन फीवर चाहे इन्फेक्शन से हो चाहे नॉन इन्फेक्शियस कॉज हो, वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस कॉज करता है, और स्ट्रेस की वजह से आपका स्टमक अपसेट होता है। कुछ लोगों का स्टमक ज्यादा अपसेट होता है, कुछ लोगों का स्टमक कम अपसेट होता है, उनको हेडेक ज्यादा होता है।
तो ये भी एक उसके साथ एक कनेक्टिंग चीज है। तो स्टमक अपसेट की बहुत सारी रीजंस हैं। मैं यही एडवाइस करूंगा लोगों को कि अगर इस तरह की कोई चीज हो तो फिर अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करें, बिल्कुल, ताकि पता लगा सकें उसकी। और डॉक्टर से रुजू करना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरह हम पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि बराए मेहरबानी गूगल बाबा की मदद ना लीजिए, बल्कि डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि वो आपका इलाज करेगा, बेहतरीन इलाज करेगा। अब जो है वो हम कोविड के हवाले से थोड़ी बात करेंगे कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोविड जो है वो ये सेकेंड वेव जो आई है कोविड की, वो पहली वेव से भी ज्यादा खतरनाक आई है। इस सब बारे में हमें पता है, लेकिन जो है वो आखिर ये कब तक जो है वो कोविड चलेगा, और ये जो खतरनाक लहर है इसका खतरा कब तक है हमारे ऊपर? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है। आई थिंक यहाँ पे हम सब लोगों को एज अ नेशन जो है वो सीरियस होने की ज़रूरत है। कोविड की सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर से ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और जो नंबर्स मैं देख रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, और मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा तशवीश है कि हमारी कंट्री में आखिर हो क्या रहा है। एक तो वैसे ही सर्दियां चल रही हैं, लोगों को फ्लू हो रहा है, तो इस वक्त लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिससे नॉर्मल फ्लू होता है वो, और कोविड को डिफरेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स खुद पजल्ड हैं। मेरे अपने कोलीग्स को जो है वो खांसी नज़ला होता है तो वहाँ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उनको एडवाइस कर देती है कि आप अपना कोविड का टेस्ट कराएं, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे मेरे कोलीग्स कोविड पॉजिटिव भी हुए हैं। तो मसला वही है कि इस वक्त कन्फ्यूजन चल रही है कि कोविड कौन सा है और फ्लू कौन सा है, लेकिन कोविड बहरहाल है, और उसकी शरह जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर सर्दियां इसी तरह चलती रहीं, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज में आपको पता है ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो कोविड बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि नॉन सीरियसनेस जो है वो फर्स्ट वेव में इतनी नहीं थी जितनी अब है। क्योंकि फर्स्ट वेव में आप समझ लें कि 50% पॉपुलेशन हमारी ऐसी थी जिसको लग रहा था कि कोविड तो होता ही नहीं है, ये तो एक साजिश है, ये तो इस तरह की कोई बात है। तो अब सेकंड वेव में तो मेरा ख्याल है जो पहले कन्विंस थे वो अब उनका भी ये बिलीफ हो चुका है कि कोविड शोविड कुछ भी नहीं है, और पहले भी ठीक हो गया था, अब भी ठीक हो जाएगा। तो इस वक्त मैं थोड़ी नॉन सीरियसनेस देख रहा हूँ, जो कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मेरे ख्याल से मास अवेयरनेस कैंपेन्स रन करने की ज़रूरत है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी कैंपेन हमें रन करनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, वो हमारी मस्जिदें हैं। वो इसलिए कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन रिलीजियस है, दीनी लोग हैं, माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लोग शायद मीडिया से इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होंगे जितनी जल्दी मस्जिद के इमाम से कन्विंस होंगे। अगर हम अपने इमाम साहब से ये सुनेंगे कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप मास्क को नाक के ऊपर तक पहने, आप एक दूसरे से 6 फीट का फासला मेंटेन करें, तो लोग ज़्यादा जल्दी कन्विंस होंगे। फिर लोगों के दिमाग से ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो निकल जाएगी कि कोविड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक साजिश है, ये तो मस्जिदें बंद करने की साजिश है। आप मस्जिदें बंद ना करें, मैं इमरान खान की बात से इत्तेफाक करता हूँ, आप मस्जिदें बंद ना करें, आप खुला रखें, लेकिन आप एक प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेना। आप मस्जिद में लोगों को एडवाइस करें कि आप मास्क पहन कर आएं, आप डिस्टेंस रखें एक दूसरे से, आप एक दूसरे से हाथ न मिलाएं, सोशल डिस्टेंस करें। आप मस्जिद से ये इब्तिदा करेंगे ना, आपकी सोसाइटी में लोग खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे का सारा जो हमारा तबका है वो मस्जिद तो किसी ना किसी तरह जाता ही है। कुछ लोग रोज जाते हैं, कुछ लोग जुम्मे की नमाज के लिए जाते हैं, और वो किसी ना किसी तरह रिलीजन से अटैच्ड हैं। जब वो अपने रिलीजियस फिगर्स को ये कहते हुए सुनेंगे ना कि कोविड है और इससे बचो, तो वो बचेंगे। मीडिया का शायद इतना इफेक्ट नहीं है जितना इफेक्ट हमारी मस्जिदों का। ये आपने बहुत अच्छी बात की है सीरियसली, और ये जो है वो मैं तमाम आज के हमारे ये जो मेट्रो वन न्यूज़ का ये सेट है, इससे मैं तमाम लोगों को भी ये कहना चाहूँगी, डॉक्टर साहब ने भी ये कहा है कि बराए मेहरबानी जो हमें देख रहे हैं वो एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस को आप यकीनी बनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो, क्योंकि हमें जो ये सेकेंड वेव जब आई तो ये कहा गया है, आपने भी अभी कहा कि ये वाली जो वेव है वो पहली वाली से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, तो इसकी जो पीक है वो कब तक बरकरार रहेगी? मतलब कौन से मंथ है या इसी साल? क्योंकि लोगों को ये जानना है, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, वो इस बात से अवेयर नहीं है कि आखिर जो कोविड की इस हद तक जो खतरा है, जो इसकी इस हद तक पीक जो है, वो आखिर ये पीक कब तक चलेगी? देखें, अकॉर्डिंग टू जो WHO की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमने अपने कंट्री में भी जो पैटर्न देखा है, नॉर्मली तो ये होता है कि सर्दियां जब तक खत्म ना हो तब तक इसका रिस्क मौजूद है, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही फ्लू का खतरा ज्यादा होता है, और फिर लोग थोड़ा प्रिकॉशंस भी मतलब कम लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं ले सकते। जाहिर है हर वक्त बाहर सर्दी है, आप कितनी प्रिकॉशंस लेंगे, आप एक्सपोज तो होंगे कभी ना कभी, तो वायरस भी ज्यादा थ्राइव करता है कोल्ड टेम्परेचर में, तो इस वजह से आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन हम
पाकिस्तान का पिछला पैटर्न अगर देखें तो फर्स्ट वेव की जो एक प्रेडिक्शन थी कि वो पीक पे जाएगी, वो पीक पे जाके फौरन से नीचे आना शुरू हो गया था। आई थिंक अगस्त का टाइम था जिस वक्त वो पीक नीचे आनी शुरू हो गई थी, जबकि हम प्रोजेक्ट ये कर रहे थे कि शायद अक्टूबर तक ये पीक पर जाता रहेगा। तो वो लकीली अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि वो पीक नीचे आ गई। तो अभी हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पीक नीचे कब आएगी, पीक एग्जैक्ट होगी कब और नीचे कब आएगी, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सर्दियां जब तक चल रही हैं तब तक आपका ये पीक अचीव नहीं होगा, केसेस में इजाफा ही होता रहेगा, विच मीन्स कि प्रोबेबली हम फरवरी मार्च तक की बात कर रहे हैं। फरवरी मार्च तक शायद मार्च तक कर सकते हैं, मतलब मार्च में मेरी बर्थडे आती है, मार्च तक कर सकते हैं जी हाँ। कि मार्च में कोविड जो है उसकी जो ये पीक है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये मार्च का पीक मंथ कम मेरा हो जाएगी होता है। और वो आपकी बर्थडे की वजह से कम होनी शुरू हो जाएगी और मेरी बर्थडे जब जुलाई में आएगी तो खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और हमें इंतजार होगा कि सच में जो है वो मार्च और जून में, जैसे कि आपने बताया, जुलाई में बताया आपने कि जुलाई में जो है वो इंशाल्लाह इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कम और फिर होने के, यहाँ पे हम वो दूसरी चीज जो वैक्सीन के हवाले से जिस वक्त अपडेट्स चल रही है पूरी दुनिया में, हम वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून जुलाई तक इंशाल्लाह वैक्सीनेशन वाला सिलसिला बिल्कुल कहा जा रहा है कि 6 महीनों तक जो है वो इंशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान में जो है वो कोविड की वैक्सीन जो है वो यहाँ आ जाएगी और बराह रास्त जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो अवाम में भी दी जाएगी। अब इसमें कितनी सदाकत है कि फ्री दी जाएगी या क्या इसमें चार्जेस होंगे, बहरहाल वो एक अलग ही मामला है, क्योंकि उम्मीद यही कर सकते हैं कि हुकूमत को जो है वो आखिरकार अपनी आवाम के लिए हुकूमत सोचे और उनको रहम आ जाए। तो अनीस आपकी तरफ आएंगे, माशाल्लाह से आप जिस तरह गाते हैं, आपका जो अंदाज है, तो आपको कब पता चला आखिर के आपको जो है वो और कुछ नहीं करना चाहिए और आपको सिंगिंग की तरफ ही जाना चाहिए था? दरअसल मुझे कभी भी नहीं पता चला कि मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। अमेजिंग। मेरे जो पापा हैं वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे शुरू से, और उन्होंने कहा कि अच्छा गाते हो, अगर यही काम करना है तो अच्छे से करना है। और जब ये काम स्टार्ट किया तो बहुत मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, बहुत भाग दौड़, इधर उधर लोगों से मिलना, लोगों को बताना कि भाई मेरा बेटा गाता है, उसे सुने उसे सुने उसे सुने। और आज उनकी मेहनत रंग लाई है और थोड़ी बहुत मेहनत हमने की है। तो अब ये लगता है, अब पापा कई दफ़ा ये बात बोलते हैं कि हाँ अब देख लो, अब यही काम करना है, इसके अलावा तुम्हें कोई और काम आता भी नहीं है। यही काम करना है, तो इसको जितना अच्छे से करोगे, कर सको, हाँ। जितना अच्छे से करोगे ये काम तुम्हें उतना ही अच्छा रिटर्न देगा। बिल्कुल। तो बस उसी कोशिश में लगे हैं कि अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से। बिल्कुल, सीखने का अमल जो है वो कभी भी कम तो नहीं होता है। हाँ। तो जिस तरह का आप गाते हैं, आप लोगों के सिंगर्स के लिए जो है वो एक अलग ही किस्म की रियाज भी होती है, एक प्रैक्टिस भी होती है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। तो कितना, मतलब वो मुश्किल तो होगी बहुत ज्यादा, कितना टाइम देते हैं आप अपनी प्रैक्टिस को और रियाज? दरअसल अभी तो लॉकडाउन की वजह से हमने कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया रियाज को। अच्छा। क्योंकि जब लाइव शोज चल रहे थे तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि हमें नींद पूरी करने का टाइम सिर्फ उतना मिलता था, क्योंकि एक एक रात में 2-2, 3-3 कॉन्सर्ट्स होते थे। फिर जो प्राइवेट इवेंट्स होते हैं वो होते थे, शादी के, कंपनीज के कॉर्पोरेटिव इवेंट्स होते थे, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिलता था। अभी बहुत टाइम मिला हुआ है, तो हम जितना टाइम मिला हुआ है घर वालों के साथ और रियाज के साथ हम भरपूर गुजार रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने घर वालों को उनकी मर्जी के मुताबिक टाइम दे सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जब लॉकडाउन लगने से पहले हमने कभी लाहौर जाना है, कभी इस्लामाबाद जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, तो हम घर पे वो टाइम नहीं गुजार सक रहे थे। यहाँ तक कि ईद पर हम अपने घर नहीं होते थे, हम कहीं दूसरे शहर में होते थे, कहीं और होते थे। तो हमारा काम है वो। लेकिन अब जो हमने घर पर गुजारा है, तो अब हमने ज़्यादा वक्त गुजार लिया। अब हम चाह रहे हैं कि अब बाहर जाए तो 2-3 महीने के लिए जाए। जितना घर पे रहना है अब बस हो गया, अब बाहर जाएंगे, घर पे नहीं, हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाना है। तो अनीस ये बताइएगा, क्योंकि आपके लिए जो है वो इवन आपके लिए, हमारे लिए है, तो कि गले का हमें बहुत ज्यादा अपनी जो है वो हिफाजत करनी पड़ती है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं खाना जिससे गला बैठ जाए, तो एहतियात करते हैं आप? बिल्कुल, मैं बहुत एहतियात करने लग गया हूँ अब से। अच्छा। अब जो है मैं बहुत एहतियात करने लग गया हूँ, वरना पहले मैं सब कुछ खा लेता था। अब से जो है तकरीबन 2 साल से मैं ना ठंडा पानी पीता हूँ, ना मैं चावल खाता हूँ, ना कोई खट्टी चीज़, बिल्कुल हर चीज़ बंद। अच्छा। तो
उससे फ़र्क भी पड़ रहा है कि थोड़ा अपने आप को अच्छा बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो पहले आप सब मतलब पहले मैं सब कुछ खा लेता था, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया करते थे, ठंडी ठंडी, बिल्कुल, और चावल वगैरह का इस्तेमाल भी बिल्कुल, करते थे, और फिर सिंगिंग भी कर लिया। वाह, बहुत टैलेंटेड है आप। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज है जिसमें आपका गला फौरन से बैठ जाता है। बिल्कुल, मैं भी डॉक्टर साहब से यही पूछने वाला था। मैंने बोला कि हम सिंगर्स ऐसा क्या करें जिससे हमारी ये नज़ला खांसी जो हमें रहता है, क्योंकि हमारा काम तो आउटडोर का है, बिल्कुल, हमने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में भी रहना है, पब्लिक फिगर है, पब्लिक में ज्यादा रहना है, तो हम किस तरह बचे रह सकते हैं ये हमें बताएं आप। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल किया आपसे। जो मैं बात भी कर रहा था इनसे, एक तो उन्होंने बड़ा अच्छा मेंशन किया था ऑरेंज बड़ी अच्छी चीज है, विटामिन सी है उसमें। ये जो एक रूमर फैला हुआ है कि वो खट्टा होता है, नहीं, मैं तो खा लेता हूं। तो खा लिया करें, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो खाता हूं। और दूसरी बात, वैसे भी सर्दियों में ज्यादा अवेलेबल होता है। साथ में हॉट ड्रिंक्स, आप सूप पिए, आप कहवा पिए। कहवे में अगर आप शहद और लीमू का इस्तेमाल अगर आप करें तो वो आपके गले के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वो एकदम आपके गले को भी खोल देगा, अगर साइनसेस वगैरह बंद होंगे वो भी खुल जाएंगे। ये मेडिकली अप्रूव ट्रीटमेंट है, ये कोई हकीम का इलाज नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके लिए भी अच्छा है, आप अगर सिंगिंग के बारे में सोच रही हैं तो बिल्कुल, हम जो है वो जरूर डॉक्टर साहब इसका मैं इस्तेमाल करूंगी ताकि मेरा भी गला जो है वो महफूज रह सके और मेरी आवाज आप लोगों को थोड़ी सी रियली जो है वो आपके कानों तक पहुंच सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है वो टाइम दिया और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। एक अलग ही जो है वो आज हमारे सेट की जो है वो रौनक बहाल हुई। आप दोनों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। और ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जो है वो डॉक्टर हमारे साथ, एक और डॉक्टर फरा ईसा हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जो है वो आज हम बहुत जबरदस्त बातें करने वाले हैं और उनका जो टैलेंट है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, वो ब्रेक पे आने के बाद बताएंगे। लेकिन अभी जो है वो अनीस से एक हम बहुत जबरदस्त सा गाना सुनेंगे। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। उनकी मासूमियत पर न जाना, उनके धोखे में हरगिज़ ना लूट लेते हैं वो मुस्कुरा कर। उनकी चालों से अल्लाह बचाए। सरिता दरे दरे निधन दरे 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 सरिता निधा निधा पामगा सनि दरे 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 सागा पमारे नीरे रे गा सागा पमारे। गुड मॉर्निंग। तो आपको एक बार फिर जो है वो वेलकम करते हैं मुस्कुराती सुबह में। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। और नाजरीन, अब जो है वो हमारे साथ जो है वो हमारी जो गेस्ट मौजूद हैं माशाल्लाह से, उनके टैलेंट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके टैलेंट को बयान कर सकूं। माशाल्लाह से डॉक्टर हैं वो, और उनके इसके अलावा एक और टैलेंट है जिससे अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ जो है वो उनकी
उनकी है, उनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है जिनसे अल्लाह ने उन्हें नवाजा भी है। डॉक्टर होने के साथ साथ जो है वो एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। डॉक्टर फरा ईसा इस वक्त हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एट मेट्रो। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपके इंट्रो में भी ये कहा कि आप एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर और एक सिंगर तो बहुत बहुत अलग है, दोनों चीज़ें बहुत अलग है, तो दोनों को साथ आखिर आप किस तरह लेकर आई? पहले तो ये कि आई थिंक ये टैलेंट सिंगिंग का तो बचपन से था मुझे। इनफैक्ट मेरे वालिद डॉक्टर ईसा अब्दुल्ला भी पास टाइम में अपने गाया करते थे और बहुत अच्छा गाया करते थे, तो आई थिंक उनका टैलेंट मुझ में आया और शुरू में मैं सुहेल राना के प्रोग्राम में आया करती थी। सुहेल राना की स्टूडेंट भी हूँ, निसार बज़मी साहब की स्टूडेंट भी हूँ, तो बचपन में बहुत गाया। और फिर उसके बाद जब मेडिसिन करने का टाइम आया, जो नहीं होता टाइम मैट्रिक में आप डिसाइड करते हैं, हमारी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है और हम लोगों के लिए सब नेचुरल था कि हम सब डॉक्टर्स बने, तो उसी तरह से मैं भी एक्सेलेंट स्टूडेंट थी, तो आई बिकेम अ डॉक्टर। तो जब मैं मेडिसिन में कर रही थी और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की तो ये थोड़ा बैक बर्नर पे चला गया, लेकिन रिसेंटली मैंने अब दोबारा से शुरू किया है, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता था मैं गाती थी और फिर ऑफर्स भी आती थी OSTs वगैरह की, तो मैंने कहा चलो अब इसको भी, ये भी मेडिसिन तो कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो अब इसको भी परस्यू करना चाहिए। मतलब सिंगिंग जो है, जिस तरह डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं बन सकता, इसी तरह सिंगर भी हर कोई नहीं बन सकता, बिल्कुल कुदरती होता है। कुदरती तौर पर अल्लाह जो है वो आपको आवाज़ जो है वो अल्लाह की तरफ से दी जाती है, अल्लाह आपको आवाज़ से नवाजता है और उसके बाद जो है वो कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है वो हमें ठीक करनी होती है, उसके बाद जाकर आप, उसके बाद भी बहुत सारे मराहिल होते हैं, उसके बाद आप सिंगर बनते हैं। अभी आप हमें क्या सुनाएंगी आज? अभी आई थिंक मैं कलाम से शुरू करूँगी, और ये कि ज़ाहिर इतना हर आई थिंक मेरी ये दिली ख्वाहिश हमेशा रही है कि मैं ज़्यादा सूफियाना कलाम गाऊँ या पढ़ूँ या हमदे और नाते। इसके अलावा ये कि और भी ज़ाहिर रोमांटिक गाने भी मैंने गाए हैं, लेकिन ये कि दिल मेरा हमेशा उसी तरफ खिंचता है। तो जी, तो अभी तक मेरे 4 गाने रिलीज़ हो चुके हैं और 5th वन अभी इंशाल्लाह न्यू ईयर पे रिलीज़ होगा, तो अभी मेरे मौला करम हो करम जी। बहुत अच्छे मेरे साथ पियानो पे आज आर्टिस्ट हैं शानी भाई। मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता, मांगने का जो सलीका है मांग लो, इस दर पे बंदों को क्या क्या नहीं मिलता, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।
बहुत ही मतलब माशाल्लाह ज़बरदस्त। Thank मेरे you, पास बहुत बहुत फास्ट शुक्रिया। नहीं है कि मैं आपकी किस तरह तारीफ़ कर पाऊँ, क्योंकि बिलीव भी, क्योंकि जब आप ये गा रही थी तो मैं शायद इस दुनिया में थी ही नहीं कुछ देर के लिए। आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत से इतनी शुक्रिया। डीप है Thank कि you। वो हमें एक अलग ही दुनिया में जो है वो लेकर गई है। बस और अल्लाह मैं- का करम है। बिल्कुल, और माशाल्लाह से ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। यहाँ मैं आप सबसे भी कुछ कहना चाहूँगी। एक बड़ा खूबसूरत कलाम जो है डॉक्टर फरा ने आज यहाँ पर पेश किया। हमारे पास जो सहारा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का सहारा होता है हमारे पास, और किसी का सहारा नहीं होता। तो बराए मेहरबानी अपने आप को कुछ इस तरह बनाएं कि आप दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा कर सकें। अपनी ज़िंदगी में ऐसे बने कि आपकी वजह से कोई मुश्किल का शिकार ना हो, बल्कि आप आसानियां पैदा करने वाले बने। ये ज़िंदगी जो है ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। आज मैं आपके सामने हूँ, क्या पता मैं यहाँ कल हूँ ना हूँ, तो ना तो इस बारे में मुझे कुछ पता है ना आपको। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी से हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकें, दूसरों की ज़िंदगियों में उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल कर सकें। बराए मेहरबानी अपने आसपास देखा करें, अपने आसपास देखा करें कि कहीं कोई भूखा तो नहीं है। अपने आसपास देखा करें कि क्या आपके जो पड़ोसी हैं उनके घर पे खाना है या नहीं है। हम बहुत आसानी से बहुत महंगे कपड़े पहन रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं माशाल्लाह से अच्छी जगह से, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे जो पड़ोस में रह रहे हैं क्या उनके घर में खाने को है या नहीं है। तो बराए मेहरबानी आसानियाँ जो है ना लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ देने वाले बने। ये हाथ जो होता है ना, ये हाथ वो इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी अपने हाथ को जो है ना वो इस तरह देने वाला बने। इसी पर मजीद जो है वो हम बात करेंगे। डॉक्टर जो है वो फरा तो हमारे साथ होंगी सही, और आप लोग भी हमारे साथ ही हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बल्कि देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह, और आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। डॉक्टर फरा हमारे साथ जो है वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, और ब्रेक पर जब हम जाने से पहले उन्होंने बहुत ही अच्छा कलाम जो है वो एक सूफी कलाम हमें सुनाया था, जिस पर जो है वो मुझे अपने खुद के जज्बात कंट्रोल करना जो है वो मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भी फिर ब्रेक लिया। तो बात हो रही थी इंसानियत के हवाले से, और ये ज़रूरी भी है कि हम सबको अपने अंदर जो है वो इंसानियत का जज्बा जो है वो ज़िंदगी भर रखना चाहिए। अभी जो ये कोविड का माहौल है, तमाम लोग जो है वो एक अलग ही फाइट में जो है वो मुब्तला है, लड़ रहे हैं, अपने आप को एहतियात भी कर रहे हैं, माशी तौर पर भी आपको जो है वो अपने आप को कमज़ोर होने से बचाना है। इन तमाम चीज़ों में अपना ख्याल भी रखना है। तो डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर भी हैं और सिंगर भी है। तो आज हमारे लिए ये फ़ायदा कि हम दोनों किस्म के सवाल जो है वो आपसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि अभी जो कोविड चल रहा है तो उसमें जो है वो, और सर्दियां भी है, और कोविड की एक अलग ही जो है वो पीक है जो इस पर पहुंची हुई है। बिल्कुल तो ऐसा ही किस है। तरह से हम जो है वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं तमाम तर ये जो सीजनल फ्लू है, सीजनल बीमारियां, इनसे भी और कोविड से भी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर प्रोग्राम्स में गई हूँ, आपको पता है डॉक्टर्स की तरह ही मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, ईसा लैब को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। और ये कि कोविड इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है और करीब करीब के लोगों को होता जा रहा है। आज सुबह मेरे क्लास फेलो क्लासमेट का इंतकाल हुआ है कोविड से, और सुबह मैं उठी 4 बजे तो न्यूज़ आई हुई थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स का ग्रुप है। तो क्योंकि हम लोग बेसिकली मेडिकल से होते हुए हम लोग तो एक्सपोज होते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन हम लोग अपनी एहतियाती तदाबीर करते हैं, लेकिन हमें एट द बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि किसी वक्त भी लग सकता है हमें, क्योंकि पेशेंट से ताल्लुक होता है। मेरा भी पेशेंट देखने का होता है सिलसिला, स्टूडेंट्स भी होते हैं मेरे ट्रेनिंग के। इसके अलावा ये कि मीटिंग्स वगैरह भी चलती हैं। तो
हम लोग जो एहतियाती तदाबीर करते हैं आई थिंक वही सबको करनी चाहिए। इस वक्त लोग मास्क नहीं पहन रहे, और जो कबल कोरोना से जो फर्स्ट वेव में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोग बड़े केयरफुल थे ना। हमने कहा कि हम मास्क भी पहन रहे हैं, बाहर भी कम जा सैनिटाइज रहे भी हैं, करेंगे हाथों को, सैनिटाइज स्प्रे भी कर रहे थे हम लोग, बिल्कुल स्प्रे भी कर रहे हैं, और डेटॉल यूज हो रहा था, हर चीज हम लोग कर रहे थे। लेकिन अभी इस वक्त कोई कुछ नहीं कर रहा, और यकीन जाने में हत्ता कि मैंने भी काफ़ी कम कर दिया था। और अभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि मतलब जब ज़्यादा मैं देखने लगी तो डेफिनेटली, और हुकूमत भी बता रही है बार बार, तो बाकी वही हम लोग को सारी चीज़ें करनी है कि हैंड वॉशिंग और गैदरिंग्स में नहीं जाना, और ये कि मास्क पहने रखना है, हाथ नहीं मिलाना लोगों से, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, अब ये हम लोग के अंदर रट चुकी है ना, चीज़ें बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी वल्लाह आलम लोग नहीं कर रहे इसको अप्लाई। और देखें अब ये कि पता नहीं होता कि आपको तो शायद कुछ ना हो, हम लोग यंग हैं, हमें शायद ना हो कुछ, लेकिन हमारे घर में हमारे जो ज़ईफ लोग हैं, प्यारे हैं, आपको नहीं पता होता किस वक्त किसी को क्या हो जाए। अब मेरा क्लास फेलो भी यंग ही था, मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन वो फाइट नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, और काफ़ी दिन एडमिट रहे, और फिर आज अल्लाह को प्यारे हो गए। तो पता नहीं होता किसी का, हम आज हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज हैं हम लोग, कल नहीं हैं। और अभी तो स्पेशली कोरोना का जिस तरह से सिलसिला चल रहा है, आई थिंक हम सबको बहुत ज़्यादा खुदा तरस और खौफ खुदा, और ये कि अपने अमाल दुरुस्त रखना और एक दूसरे से मोहब्बत का से पेश आना और दरगुजर करना, ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी। बिल्कुल, आपने कोविड के हवाले से जो है वो एक सॉन्ग भी तैयार किया है, बिल्कुल, उसके हवाले से बताएं सर। बस इस तरह से ये हुआ, आई थिंक अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये मैंने मार्च में मैं वकार अली सजाद अली के जो भाई हैं, फेमस कंपोज़र माशाल्लाह, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, उनके पास मैं गई और मैंने वकार भाई से कहा कि वकार भाई मुझे ना हम्द करनी है सबसे पहले। तो उस वक्त थोड़ा सा चल रहा था कि चाइना में इक्का दुक्का केसेस चले हैं, कोविड के आ रहे हैं, और ये नया वायरस डिस्कवर हुआ है, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। फिर साबिर ज़फ़र साहब को मैंने कॉल किया, मैंने साबिर ज़फ़र साहब से कहा कि आप क्या हम लिख देंगे मेरे लिए। तो मेरे दिमाग में कुछ वर्ड्स आए थे बैठे बैठे, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से मेरे दिमाग में आया, तो उन्होंने करके उसको मैंने कहा, तो चेंज करके उन्होंने अपने तरह से, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड पोएट साबिर साहब, तो उन्होंने लिखा, फिर वकार भाई ने इसको कंपोज किया, और फिर उसके बाद वेव आ गई और लॉकडाउन हो गया, और एक्सपो सेंटर में ईसा लेबॉरेटरी ने अपना फ्री सेंटर खोला, और हम लोगों ने वॉलंटियर करना शुरू किया एक्सपो में। इसमें मेरा स्टाफ भी शामिल था, और ईसा लैब के एम्प्लॉयज़, और बहुत सारा मतलब जो बिज़नेस कम्युनिटी ने डेडिकेशन, और आर्मी के अंडर था, है बल्कि अभी तक आर्मी के अंडर, और तो उसमें जो है वो मेरी ए रब्बुल आलमीन निकली, और आई थिंक बहुत पॉपुलर हुई है। और ये कि आई थिंक इसमें इस हम्द में ये पूरा कोविड का जो डॉक्टर्स का और मेरी लाइफ का जो रूटीन है, और जिस तरह से एक्सपो सेंटर में हो रहा था, पहला पेशेंट जो रिलीज़ किया वो भी हमने इसमें दिखाया इस हम्द में, और बहुत प्यारी लिखी हुई है। आप लोग आई थिंक उसको चलाएंगे, इसी पर हम जो है वो इस हम्द के हवाले से भी मजीद बात करेंगे, लेकिन इतनी जो है वो एक्साइटमेंट है मुझे ये वीडियो सॉन्ग देखने की, तो सबसे पहले ये जो कोविड स्पेशल वीडियो सॉन्ग है वो देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और बहुत ज़बरदस्त ये कलाम जो है वो डॉक्टर फरा ने किया, मतलब अमेजिंग। कितना मुश्किल रहा आपके लिए, क्योंकि वीडियो में देखा जा रहा है कि आप अलग अलग जगहों पर भी जो है जा रही है, और जो ये कोविड की जो फर्स्ट लेयर थी वो तो बहुत मुश्किल थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स थे हमारे, तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बहुत टफ टाइम था कोरोना का। आई थिंक सलूट है वाकई फ्रंट लाइन वर्कर्स को। फ्रंट लाइन वर्कर्स में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते, अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस के लोग होते हैं, हमारे फ्लेबोटमिस्ट, हमारे जो सैंपल्स लेते थे लोग, हमारे जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स थे, सब एक्सपोज थे, और आई थिंक सबने काम किया, कोई भी पीछे नहीं हटा। घरों से जाके हम लोगों ने सैंपल्स उठाए लोगों के, और क्योंकि आपको पता सबकी फैमिलीज होती है ना, सबकी फैमिली, सबके बच्चे होते हैं, तो
मतलब मैं सैल्यूट करूंगी अपनी टीम को, ईसा लैब की टीम को रियली। और ये कि हम लोग वॉलंटियर भी बहुत करते हैं। एक्सपो में हम लोगों ने वॉलंटियर किया, वहाँ पे हमारा स्टाफ बहुत एक्सपोज था, जाहिर है क्योंकि वहाँ पे तो थे ही कोविड के पेशेंट। तो वहाँ पे बहुत लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लोग बीमार भी हुए तो अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी। बेशक। और ये कि एग्जॉस्टिंग था, लोग थके भी बहुत इस उसमें। और जो डॉक्टर कम्युनिटी के लोग हैं फटीग्ड हो गए थे काफ़ी, जो कि स्पेशली आईसीयू में थे, जो कोरोना को डील कर रहे थे। आपको पता है हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, बेड्स नहीं थे अवेलेबल, और अभी भी वही हाल हो रहा है। तो बहुत आई थिंक अभी स्ट्रेन हो गई है काफ़ी डॉक्टर्स को। और ये कि अगर हम लोग केयर नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स तो काम करते रहेंगे जब तक उनकी जान नहीं चली जाएगी। बिल्कुल सच बात। लेकिन ये कि एक लिमिट होनी चाहिए कि हम लोगों को खुद भी एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि हम लोग प्रिकॉशंस लें ताकि हॉस्पिटल में लोग ना पहुंचे। बिल्कुल, हमें एहतियात की बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत है। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। और आज का हमारा शो, जैसे कि शो के आगाज में ही मैंने आपको बताया था कि आज का शो हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान है, आज की जो सुबह है वो मुस्कुराती सुबह है। और उसने सच में हम सबके चेहरों पे जो है वो मुस्कुराहटें बिखेर दी है। और प्रोग्राम के आगाज में भी हमने जो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे उनके साथ भी बहुत मजा आया। और अभी हमारे साथ डॉक्टर फरा जो है वो डॉक्टर फरा ईसा हमारे साथ मौजूद है। और माशाल्लाह से उनकी जो वीडियो थी, उनके जो सॉन्ग्स थे, उनकी जो आवाज है, वो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करूं। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। अब आप हमें क्या सुनाएंगी आज? अब मैं एक बहुत गाना मेरे दिल के करीब, रोमांटिक गाना है। और ये एक्चुअली सदियों पुरानी ठुमरी है। वाओ। तो उस्तादों के घरानों से ये मुझे मिली है। और ये कि बहुत लोगों ने इसको पढ़ा है, तो मैं भी वो ट्राई करती हूँ। ऐरी सखी। वाओ। ऐरी सखी मोरे पिया घर आयो, ऐरी सखी मोरे पिया घर आयो, भाग लगे सुने आंगन को, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धन को, ऐरी सखी मोरे पिया घर आयो। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी गजरा मांग सजाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी गजरा मांग सजाए, देखी सूरतिया अपने पिया की, देखी सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को, ऐरी सखी मोरे पिया घर आयो, ऐरी सखी मोरे पिया घर आयो।
अमेजिंग, बहुत जबरदस्त आपकी आवाज है। आपकी आवाज ऐसी है कि रोमांटिक सॉन्ग्स में भी सूट कर रही है बहुत ज्यादा, और सूफीज्म में भी बहुत ज्यादा सूट कर रही है। कुछ बहुत आवाजें शुक्रिया। ऐसी होती हैं जो कि जैसे कि अगर पॉप सिंगर की बात करें तो वो सिर्फ पॉप सॉन्ग्स ही गाते हैं, अगर रीमेक की बात करें तो वो सिर्फ रिमेक्स ही गा रहे होते हैं, लेकिन आपकी आवाज माशाल्लाह से ऐसी है कि आप जो है वो तमाम तर सॉन्ग गा सकते हैं। बस अल्लाह का करम है। आई थिंक अल्लाह ताला का हाथ ना हो तो आई थिंक मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना मेडिसिन, ना डॉक्टर, ना टीचिंग, क्योंकि मेरी अकेडमी भी चलाती हूँ मैं, जिसमें मेरी स्टूडेंट्स होती हैं, और बल्कि ज़्यादातर तो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास। तो आई थिंक अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया हुआ है। मैं सोचती थी कि इसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि किसी वजह से अल्लाह ताला आपको टैलेंट देता है, या बिल्कुल। तो बहुत निगलेक्टेड था, और मुझे लगता है कि मैं जिंदा उस वक्त फील करती हूँ जब मैं पढ़ती हूँ या गाती हूँ। तो मैं, और फिर ये कि मेडिसिन का ये कि इतना पैशन है मुझे पेशेंट्स के साथ और टीचिंग का, कि एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है, ये बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है, मुझे रिलैक्स कर देता है और एक नई अच्छा, जिंदगी यहाँ वैसे डॉक्टर फराह ये भी हो सकता है कि मतलब कभी ऐसा भी होता होगा, हुआ तो होगा वैसे आपके साथ, क्या? सच बताइएगा कि आप क्लिनिक पर बैठी हैं, आपके पेशेंट्स हैं, आप जैसे ही मतलब उनको देख कर आई, अब जो है वो आपने अपना थोड़ा मूड चेंज करा, अब फिर गुनगुनाने लग गई, ऐसा हुआ है बहुत हाँ, बार? अक्सर ऐसा होता है कि जहन में कुछ ना कुछ धुन चल रही होती है। आई थिंक सब म्यूजिशियंस के साथ, सब जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं उनके साथ ये होता है। बस अल्लाह ताला ने मुझे दो बिल्कुल एक ऑपोजिट से वो उसमें टैलेंट दिया, और मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा पता है मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कि औरतें जो हैं वो ये सीखें कि जो चीज़ वो तय करती हैं या जो उनका टैलेंट है, पढ़ने के साथ साथ आप अपना टैलेंट भी कैरी ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। यू नो, पढ़ाई इज सो इम्पोर्टेंट। आप मैंने क्यों नहीं किया, मैं अगर चाहती तो मैं 16 साल की तो आप उम्र में कर सकते सकती थी ये सब, लेकिन ये कि मुझे ये था कि आई शुड बी एबल टू वर्क और एजुकेट माई सेल्फ फर्स्ट, और मेरे पेरेंट्स को एजुकेशन नंबर 1 थी, और उन्होंने कहा पूरी ज़िंदगी तुम्हारे पास पड़ी है और चीज़ें करने के लिए, और मैंने बिल्कुल फॉलो किया, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। अक्सर ये होता है कि म्यूज़िक में लोग जो है वो सिर्फ इसमें चले जाते हैं और वो अपना करियर बना लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही लेकिन होता ये है। कि करियर तो आप बिल्कुल बनाएं, लेकिन ये कि आई थिंक पढ़ाई पूरी करनी चाहिए आपको। और यही चीज बहुत जितना आप जबरदस्त कर है कि सकते हैं। आपने जो है वो अपनी पढ़ाई भी पूरी की, आप माशाल्लाह से एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर होने के साथ आप जो है वो सिंगर भी हैं। बिल्कुल। तो अब ये बात जो है वो तमाम तर जो सिंगर्स भी देख रहे होंगे उनके भी दिमाग में ये सवाल आता नहीं, होगा कि बिल्कुल। आखिर आप अपने गले का जो है वो अपनी आवाज की किस तरह हिफाजत करी होती है। आप तो डॉक्टर है माशाल्लाह से, ये जो आपका जो सीक्रेट है ना वो आज आप बता ही दे। यकीन करें मैं बिल्कुल हिफाजत नहीं करती अपनी आवाज़ की, क्योंकि उस्ताद जी तो आते हैं, प्रैक्टिस होती है, लेकिन ये कि एहतियात नहीं करती कोई कि इमली खाना, हर चीज़ करना, Seriously? सब कुछ मैं करती हूँ, Wow. ठंडा पानी पीना, हालांकि मतलब देखती हूँ मेरे उस्ताद तो नहीं करते, लेकिन ये कि मेरी आवाज़ इससे अपसेट नहीं होती। लेकिन ये कि ज़ाहिर है जब कोई शो होता है या कोई ऐसी परफॉर्मेंस होती है तो उसमें मैं थोड़ी केयरफुल हो जाती हूँ, ये पता लग गए और गला ख़राब हो गया लेकिन होता नहीं, अल्लाह का बहुत करम एहसान है। और ये कि ज़ाहिर है जो बहुत सीखे हुए लोग होते हैं बहुत ख्याल करते हैं अपने गले का, मुझे भी कुछ सीख लेना चाहिए और ये कि म्यूजिशियंस को पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है गला, क्योंकि जितना भी अच्छा आप बजा लें, क्यों शानी भाई हैं, और तो सामने वाला बंदा अगर थोड़ी सी बैठे हुए गले के साथ आ जाएगा तो फिर तो ऑफ सुर भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये भी सवाल मेरे दिमाग पे है कि बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहेंगे कि आपकी जो, क्योंकि एक डॉक्टर की जो लाइफ मानी जाती है वो एक डॉक्टर को, मतलब ज्यादातर लोग कहते हैं कि डॉक्टर की जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी बोरिंग किस्म के होते हैं, वो बेचारे पढ़ पढ़ के जो है वो उनकी जो पर्सनैलिटी वो थोड़ी बोरिंग होती है। क्योंकि आप सिंगर भी हैं, अब आपके जो फैमिली है वो भी पूरी डॉक्टर फैमिली है, तो आपके जो घर का माहौल है वो कैसा है कि मतलब वहां पर पेशेंट्स के हवाले से बातें होती है या वहां पर जो है वो दीगर चीजें और जो है पर्सनैलिटी जो है उसके बारे में मैं आपकी जानना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने का। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक बात है कि मैं इसका क्रेडिट आई थिंक अपनी वालदा को दूंगी। मेरी वालदा अमेजिंग खातून है
और बहुत इनफैक्ट मेरे वालिद मरहूम और मेरी वालदा जो हैं वो उन्होंने हमें बड़ा ग्रूम किया पर्सनैलिटी को शेप करने में, और पढ़ाई के हवाले से तो ज़ाहिर है किया ही, और हम पांचों के पांचों डॉक्टर हैं माशाल्लाह। और इसके अलावा ये कि मेरे जो भाई हैं उनका वो टेबल टेनिस चैम्पियंस हैं, तो उनका भी इनकरेज किया अम्मी ने। तो हमारे फैमिली में आई थिंक हर चीज़ साथ लेके चलने का रिवाज शुरू से ही रहा है, क्योंकि अब्बू भी गाते थे। अब्बू वाज आल्सो डॉक्टर ईसा, ही वाज वेरी फेमस, गज़लें पढ़ते थे वो। तो वो उनका भी बचपन से हमने देखा कि वो अपने प्रोफेशन में ही वाज द बेस्ट। और अभी आज तक मुझे उनके स्टूडेंट्स मिलते हैं पाकिस्तान में और बाहर के भी, जो कहते हैं कि ही वाज द बेस्ट टीचर दे हैड, यू नो, ही वाज सो गुड। सीरियसली ये बहुत ज्यादा, ये बड़ी अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आज आई, और आपका बेहद शुक्रिया कि आप आई और अपने कीमती वक्त दिया। और अब जो है वो आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन इनका जो है वो न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है जो कि है मेरा मन। तो आइए देखते हैं उसकी वीडियो।